नमस्कार। ब्लैक फंगस, जिसे म्यूकरमाइकोसिस या आरओसीएम भी कहते हैं, एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। कोविड-19 पेंडेमिक से जूझ रहे हजारों लोग इस खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। मामले की गंभीरता को इस बात से पता लगाया जा सकता है कि इस बीमारी को सरकार ने हाल ही में सभी राज्यों को नोटिफाइबल डिजीज के अंदर लाने को कहा है। मतलब सभी राज्यों को ब्लैक फंगस की जुड़ी सारी जानकारी केंद्र से साझा करनी होगी। जैसे ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा और डिप्थेरिया कुछ अन्य बीमारियां हैं जो नोटिफाइबल डिजीज के दायरे में आते हैं। एक इन्फेक्टेड पर्सन की डेथ एक दिन के अंदर भी हो सकती है और अगर मृत्यु दर की बात करें तो 54% से कहीं ऊपर ही है। वैसे देखा जाए तो ये कोई नई बीमारी नहीं है, मगर पहले इस तरह के केसेस पूरे साल में कुछ दर्जनों में ही आते थे। एक राहत देने वाली खबर यह है कि फंगस छुआछूत यानी कि फैलने वाली बीमारी नहीं होती। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में बात करें तो म्यूकरमाइकोसिस नहीं के बराबर पाया जाता है, मगर दूसरे तरह के फंगल जैसे एस्परगिलोसिस एंड कैंडिडाइसिस कोविड-19 पेशेंट्स में पाए गए हैं। अब जानते हैं कि ब्लैक फंगस है क्या। जैसे प्लांट्स और एनिमल का एक किंगडम है, वैसे ही फंगी एक तरह का जीव है जिसका अपना एक किंगडम है। ये सर्वव्यापी जीव है जो मिट्टी, पौधों, सड़े गले, पानी, हवा, नमी और साथ ही मनुष्य और जानवर में भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया के साथ साथ फंगी का भी बहुत ज्यादा अहमियत है हमारे इकोसिस्टम में, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करके सिंपलर फॉर्म में प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, यानी कि प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। करीब 1,44,000 स्पीशीज हैं फंगी के, जिसमें से कुछ हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है, जैसे कि कैंडिडा, एस्परगिलस, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा, न्यूमोसिस्टिस और म्यूकरमाइकोसिस। फंगस हमारे बीच हजारों साल से रह रहा है। लाखों लोग इस रोग से ग्रसित होते रहते हैं, खासकर जो डायबिटीज या स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन पे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसकी मौजूदगी हमारे वातावरण में हमेशा रहती है और ये सांस के जरिए अंदर जाता रहता है, पर हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि अंदर जाके भी कुछ नुकसान नहीं कर पाता है। चलिए कुछ कॉमन फंगल इन्फेक्शन को जानते हैं। स्किन इन्फेक्शंस लाइक रिंगवॉर्म जैसे दाद खुजली, नेल इन्फेक्शन, डीपर क्यूटेनियस इन्फेक्शंस फॉलोइंग ट्रॉमा, ब्लीच इन द स्किन विद द सब्सिक्वेंट फंगल इम्प्लांटेशन एंड ग्रोथ, साइनस इन्फेक्शन एंड डीप लंग इन्फेक्शन। अब एक नजर डालते हैं इस बीमारी से होने वाले नुकसान पर। अहमदाबाद का एक रिसेंट इंसिडेंट आपको सुनाता हूं। 35 साल का कोविड पॉजिटिव पेशेंट एक हफ्ते आईसीयू में ऑक्सीजन पे रहने के बाद रिकवर होकर घर चला जाता है, मगर कुछ ही दिनों के बाद उसे इंटेंस हेडेक, साइनस एरिया में दर्द होने लगता है और दाहिने आंख का विजन भी ब्लड हो जाता है। साथ ही साथ उसके गाल भी सूजने लगते हैं। डॉक्टर्स के द्वारा एंडोस्कोपी करने से पता चलता है कि नजल साइनसेस के चारों ओर काला सा धब्बा है, यानी कि ब्लैक फंगस है। आपको बता दूं कि एंडोस्कोपी एक प्रोसेस है जिसके तहत बॉडी के अंदर की चीजों को देखा जा सकता है। ये बीमारी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ते हुए ब्लड वेसल्स और लाइव टिश्यूज पर अटैक करके उसे खत्म कर देती है और उस एरिया को ब्लैक कर देती है, इसलिए इसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। 3 दिन के अंदर आंख या जबड़े तक पहुंच सकती है और एक बार पहुंच गई तो फिर इन्फेक्टेड आइज या इन्फेक्टेड जॉबोन को सर्जरी करके हटाना जरूरी हो जाता है, नहीं तो ये ब्रेन तक पहुंच सकता है। आगे समझते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है। आप यूं कह सकते हैं कि ब्लैक फंगस एक मौका परस्त इन्फेक्शन है। कोविड से पहले सिर्फ उन्हीं लोगों को होने के चांसेस थे जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो, बहुत लंबे वक्त तक हॉस्पिटल में रहे हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, कैंसर हो, यानी कि इम्यूनिटी कहीं ना कहीं लो हो। लेकिन कोविड-19 ने इम्यून सिस्टम को इस तरह कमज़ोर किया है कि बहुत सारे लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। कोरोना वायरस, डायबिटीज और स्टेरॉइड्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही इस बीमारी को इतने बड़े स्तर पर लाने का काम किया है। इसे विडंबना ही कहिए कि स्टेरॉइड्स, जिसे कोविड पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग ड्रग माना जाता है, वही आज कुछ केसेस में लाइफ टेकिंग ड्रग बनता जा रहा है, अगर उसे लंबे समय तक लेते रहें या सही गाइडेंस में न लिया जाए तो। एक टेक्निकल टर्म है साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइंस स्मॉल प्रोटीन्स का एक ब्रॉड एंड लूज कैटेगरी है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मल इम्यून सिस्टम की फंक्शनैलिटी में। इसका काम बेसिकली सेल टू सेल कम्युनिकेशन का है, यानी कि गवर्न करता है सेल्स की एक्टिविटीज को और कोऑर्डिनेट्स करता है मल्टीपल सेल्स एक्शन को। वहीं जब लार्ज अमाउंट में साइटोकाइंस एक साथ बॉडी के अंदर रिलीज होता है तो उसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म जनरली उस कंडीशन में आता है जब इम्यून सिस्टम अति सक्रिय हो जाता है, मींस गोज टू ओवरड्राइव, और ऐसे परिस्थिति में यह हमारे ऑर्गन्स को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। इसलिए
इसलिए डॉक्टर स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को रिड्यूस करने के लिए, मगर इस कारण से बॉडी का डिफेंस सिस्टम वीक होता है और शुगर लेवल बढ़ने लगता है। और ये दोनों तरह के पेशेंट में हो सकता है, चाहे वो डायबिटिक्स हो या नॉन डायबिटिक्स हो। अगर फर्स्ट वेव से कंपेयर करें तो सेकेंड वेव में स्टेरॉइड्स का बेलगाम यूज किया गया है, इसलिए इतने बड़े लेवल पे ये बीमारी उभर के आ रही है। और यहाँ तो देखा गया है कि लोग बिना मेडिकल एडवाइस के भी घर पे स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों द्वारा तो स्टेरॉइड्स होम आइसोलेशन किट्स के अंदर बांटा गया है। इस तरह का फंगल स्पोर वातावरण में फ्लोट करता हुआ बॉडी से चिपक कर नोज, साइनस, कट बर्न या अन्य तरह के स्किन ट्रॉमा के थ्रू अंदर प्रवेश कर सकता है। अगर ये फंगस कट या बर्न के थ्रू जाता है तो जनरली बाहरी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, मगर नोज या साइनस के थ्रू जाता है तो ये आंख, ब्रेन तक पहुंच सकता है। कुछ डॉक्टर्स का यह भी मानना है कि अनहाइजीनिक मास्क और पुअरली वेंटिलेटेड रूम्स भी एक कारण हो सकते हैं, मगर इसका अभी तक कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं है जिससे इन दावों को साबित किया जा सके। कुछ का तो यह भी कहना है कि बॉडी में जिंक और आयरन प्रेजेंस भी एक सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है इसके ग्रोथ में। डायबिटिक मरीज ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस फंगस से, क्योंकि उनके ब्लड स्ट्रीम में एक्सेसिव शुगर होता है और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इंडिया में डायबिटीज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स को जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि फंगस सभी ह्यूमन बॉडी में सिम्बायोटिकली नजल पैसेज और नाजो फरिंजियल रीजन में रहता है। ये तब एक्टिव होता है या यूं कहेंगे एग्रेसिव होता है जब इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है। फंगस होने के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि फेशियल पेन, ड्रॉनीनेस, सर दर्द, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, दम घुटना, ब्लीडिंग नोज, आंख में दर्द और सूजन, गालों में सूजन, पलकों का गिरना, विजन ब्लड, डबल विजन इश्यू या फिर फाइनली दिखाई नहीं देना। कुछ ब्लैक पैचेस भी दिख सकते हैं नोज के आसपास या पैलेट यानी कि तालू के अंदर। इस बीमारी से बचने के कुछ प्रिकॉशन पे ध्यान देते हैं। फंगस को सही वक्त पे डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोविड ट्रीटमेंट के दौरान सब ठीक रहता है तो कोविड पेशेंट को डिस्चार्ज होने के कुछ हफ्तों तक अपने शारीरिक एक्टिविटीज़ पे पैनी नज़र रखनी होगी। कोविड-19 पेशेंट को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी सही तरह से यूज़ करने की ज़रूरत है। ये डिवाइस ह्यूमिडिफाइड बॉटल के साथ आता है जो कि पेशेंट के एयरवेज को सांस लेने के दरमियान बहुत ज़्यादा ड्राई होने से बचाता है। अगर सही तरीके से ह्यूमिडिफायर को साफ न किया जाए या किसी कारण से ये काम करना बंद कर दे तो ऐसी हालात में इसके अंदर फंगस पनपने के चांसेस बन जाते हैं। दूसरा, फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के साथ साथ रिकवरी के बाद भी अच्छी तरह मॉनिटर करें स्टेरॉइड्स के राइट डोजेस और ड्यूरेशन के ऊपर। कोविड पेंडेमिक की अफरा तफरी के बीच अब हॉस्पिटल के हाइजीन पे भी हद से ज़्यादा ध्यान रखना होगा, खासकर डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स को लेके। ऐसे एरिया में फंगस को पनपने से रोकना होगा क्योंकि पेशेंट्स पहले से ही लो इम्यूनिटी के साथ आ रहे हैं। पेशेंट्स के रेगुलर ओरल हाइजीन केयर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है विद माउथ वॉश और पोविडोन आयोडीन गार्गल्स के द्वारा। ऑक्सीजन देते वक्त ध्यान रहे कि ह्यूमिडिफिकेशन के लिए यूज में आने वाला वाटर स्टेराइल हो और रेगुलर चेंज हो रहा हो और किसी तरह का कोई लीकेज ना हो। कुछ बातें जो डिस्चार्ज होने के बाद ध्यान रखने की है। जितना हो सके घर के अंदर रहें, रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करें, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें, घर में और घर के आसपास सफाई रखें तथा डस्ट एंड डैम्पनेस का ध्यान रखें। ओरल और नजल हाइजीन पे ध्यान रखें। बाहर N95 मास्क पहन के ही जाइए। कंस्ट्रक्शन एरियाज, फील्ड्स और ग्राउंड से दूर रहें। सॉइल और प्लांट्स एरिया से दूर रहें। सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन, ब्लैक फंगस के केस में सेल्फ मेडिकेशन से बचें। सिर्फ मेडिकल सुपरविजन के तहत ही इन ट्रीटमेंट कराएं। अब हम अवेलेबल ट्रीटमेंट को जानते हैं। एक एंटी फंगल इंट्रावेनस इंजेक्शन जिसे एम्फोटेरेसिन बी कहते हैं, यही वो एकलौता ड्रग है जो इस बीमारी के लिए सबसे कारगर है। इसकी कीमत 3500 के आसपास है और इस ड्रग की करीब 3 से 8 हफ्ते तक कई डोजेज लेने की जरूरत पड़ती है। फंगस के ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो इन्फेक्टेड पेशेंट को सही वक्त पे आइडेंटिफाई कर लेना ही अहम होता है। उसके बाद उन इन्फेक्टेड टिश्यूज को सर्जरी के द्वारा इमीडिएट बॉडी से अलग कर एंटी फंगल इंजेक्शन दिया जाता है। जहां जरूरत हो नजल कैविटी, साइनसेस और ब्रेन एरिया का MRI और CT स्कैन किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि फंगस का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और कितना गंभीर है। एम्फोटेरेसिन बी की अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं के बराबर है। इस केस में डॉक्टर सेकेंड लाइन ड्रग्स जैसे कि पोसाकोनाजोल को यूज कर रहे हैं। एक नज़र इंडिया के स्टैटिक्स पे डालते हैं।
एग्जैक्ट नंबर आज के टाइम में बताना बहुत मुश्किल है, मगर कोविड-19 के बाद करीब 11,700 केसेस इंडिया में अभी तक पाए गए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस राइज पे हैं। एटलीस्ट 9 स्टेट्स इस इन्फेक्शन को एपिडेमिक घोषित कर चुके हैं और कई सिटीज ने तो हॉस्पिटल में स्पेशल वार्ड्स भी ओपन कर दिए। करीब 400 लोगों की मरने की खबर है, हालांकि ऑफिशियल बहुत कम डेटा उपलब्ध है। हाल ही में आपने व्हाइट फंगस या येलो फंगस का नाम सुना होगा। इंडिया के अंदर ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट और येलो भी मिलने लगे हैं। अलग अलग कलर को सिंपल भाषा में समझे तो फंगस की ग्रोथ के अनुसार इसे नाम दिया गया है। व्हाइट फंगस को ब्लैक से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि ये बाकी बॉडी पार्ट्स तक भी पहुंच जाता है। और येलो फंगस की बात करें तो इन दोनों से भी ज्यादा डेंजरस कहा जा रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट के अनुसार येलो फंगस पहली बार किसी इंसान के अंदर पाया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक पेशेंट के अंदर ये तीनों फंगस मिले हैं और हाल ही में दिल्ली के अंदर भी व्हाइट फंगस का केस सामने आया है। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। इंडिया को कोविड से पहले फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाने में सक्षम नहीं है। इंडिया में कोविड-19 को लेकर जो मिसमैनेजमेंट हुआ और हो रहा है उसी का नतीजा है ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और प्लाज्मा की किल्लत। एक वक्त में सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार आने वाली मुसीबतों के लिए अपने आप को तैयार कर रही होगी, मगर इस फंगस ने तो सरकार को चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। जब कुछ मंथ पहले गुजरात और महाराष्ट्र से केसेस आने शुरू हुए थे तो एम्फोटेरिसिन बी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ानी चाहिए थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए। हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 5 और कंपनीज को अलाउ किया है प्रोडक्शन के लिए और साथ में भारत सरकार कुछ डोजेज इंपोर्ट भी कर रही है। ये भी खबरें आ रही है कि एम्फोटेरिसिन बी की ब्लैक मार्केटिंग धड़ल्ले से होने लगी है। ऐसे हालत में 1845 का आयरिश फेमिना का जिक्र करना लाजमी है, जिससे करीब 10 लाख लोगों को जान ली थी फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस फंगस के चलते, जिसने पूरी कंट्री से पोटैटो की पैदावार को खत्म कर दिया था। इसलिए सरकार को ब्लैक फंगस को लाइटली नहीं लेना चाहिए। कंक्लूजन ये तो तय है कि ब्लैक फंगस एक आक्रामक डिजीज है, मगर इसका इलाज संभव है, इसलिए इसे लेके पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, स्पेशली मेडिकल प्रोफेशनल्स के बीच, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स ने आज तक इस बीमारी का इलाज नहीं किया है। और अंत में एक फेमस लाइन कह के अपनी बात को विराम देता हूं, सस्पेक्ट इट अर्ली एंड डिटेक्ट इट अर्ली टू सेव लाइव्स। शुक्रिया, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करते हैं कि हम अपने रिसर्च के जरिए आप तक उचित इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने में सक्सेस हुए होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।